अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। में हाजिर है। तो सबसे पहले बच्चों आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है कि ऑनलाइन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप तालीमी बोर्ड्स 9th-10th में नुमाया मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप अपनी तालीम और उम्र के हिसाब से मजीद तालीम हासिल करें। आप अपने पेरेंट्स को मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी तालीमी वीडियोस के जरिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। आप दिन रोज़ाना 1 से 2 घंटे लाजमी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें और उसको अच्छी तरीके से इल्म हासिल करने की कोशिश करें, ताकि जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी और आपको काफ़ी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें आपको कंप्लीट क्लियर हो चुकी होंगी। तो हमारे प्लेटफॉर्म से जो ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल फ्री है, बगैर किसी फीस, बगैर किसी चार्जेस के आप ऑन जूम पर भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे तमाम सब्जेक्ट्स की तमाम क्लासेस की तालीमी वीडियोस देखें और उससे इस्तेफादा हासिल करें। तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, रिकॉर्डिंग नंबर 22। इसके लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 के। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स था। लास्ट टाइम की अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था बॉन्डिंग क्या होती है, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं और मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है, यानी एक मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या फोर्सेस है। उसमें हमने देखा था डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, जो एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज के साथ वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात की थी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमने कहा था कि एक पार्शियल हाइड्रोजन पॉजिटिव होना जरूरी है और दूसरी तरफ क्या होना जरूरी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, क्लोरीन हो। तो उसके दरमियान जो अट्रैक्शन होती है वो कौन सी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर हमने वो वाटर के ऊपर आइस जिस तरह फ्लोट करती है वो एग्जांपल देखी थी कि जो आइस की डेंसिटी कम होती है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर तैरता है। वाटर की डेंसिटी हाई हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें बहुत ज्यादा है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज। ये हमारा आज का टॉपिक है, इसको हम स्टडी करते हैं। हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग क्या थी और कौन कौन से उनकी प्रॉपर्टीज क्या है और उनके कंपाउंड्स कौन कौन से हम देख सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज के अंदर अगर हम बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स, कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज है, खसूसियात है, डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, अपॉन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन देम, कि उनके अंदर कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट है। आइदर उनके अंदर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या मेटेलिक बॉन्ड, कि उस कंपाउंड के अंदर कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट है, उसके हिसाब से उसकी हम प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। तो लेट अस डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। वो कहता है कि ये जिस तरह की बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग है, ये कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पे कैसे असरअंदाज होता है, इसको हमने डिस्कस करना है। आयनिक कंपाउंड, सबसे पहले किस कंपाउंड्स की बात करेंगे, आयनिक कंपाउंड। जब भी आयनिक कंपाउंड्स में कहता हूँ आपके जहन में फौरन सोडियम क्लोराइड वाली एग्जांपल आ जाती है, क्योंकि वो भी एक आयनिक कंपाउंड है जिसे हमने फॉर्मूला मैस भी कहा था। हमने उसे मॉलिक्यूलर मैस नहीं कहा क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, ionic compounds are made up of positively and negatively charged ion। ये हमें क्लियर है, इसको हमने काफी बार डिस्कस किया है कि वो किससे बना होता है, पॉजिटिवली चार्ज से और नेगेटिवली चार्ज, दो तरह के चार्ज से ये मिलकर बनता है आयनिक कंपाउंड। दस दे कंसिस्ट ऑफ आयंस, इसलिए हम कह सकते हैं वो आयंस पर मुश्तमिल होता है, एंड नॉट द मॉलिक्यूल, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स नहीं होते। मतलब कहने का न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं होता, बल्कि आयंस प्रेजेंट होते हैं, या पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव। These positively and negatively charged ions are held together। वो कहता है अब ये जो पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज ये held together होता है,
एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, एक दूसरे के अंदर यानी शेयर्ड होता है, या हम ये कह सकते हैं कि जुड़ा हुआ होता है इन अ सॉलिड और क्रिस्टल फॉर्म विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। मैंने आपको ये कहा था कि जब भी हम बात करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की, पोल्स की, तो उसके अंदर हम किसको डिस्कस करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। कौन सी फोर्सेस बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो वो कहता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्यों एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, किस वजह से? तो आपका सिंपल आंसर क्या होगा सर? उनके दरमियान कौन सी फोर्सेस होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस, जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को जोड़े रखती है, फोल्ड एटम्स उसके जुड़े रहते हैं। The orderly arrangement of sodium chloride in, अब मैंने आपसे कहा था कि जो सोडियम क्लोराइड है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक क्रिस्टल टाइप का होता है। तो ये उसने उसका स्ट्रक्चर दिया है कि ये सोडियम क्लोराइड है। अब ये जो ऑरेंज बॉल्स आपको नजर आ रही है ये है सोडियम, ये किसके एटम्स हैं? आयंस हैं सोडियम, ये Na+ है, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर की बॉल नजर आ रही है इसे कहते हैं क्लोराइड। ये जो पॉजिटिव चार्ज होएगा वो हमारा है सोडियम होएगा, ठीक है। और ये जो ग्रीन है ये है हमारा क्लोराइड। अब आप देखो ये स्ट्रक्चर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रखे हैं। यहाँ पर देखो सोडियम है, इसके यहाँ भी क्लोराइड है, इधर भी क्लोराइड है, इसके नीचे भी क्लोराइड है। तो यानी ये पॉजिटिव नेगेटिव जो आयंस है ये आपस में हेल्ड टुगेदर। इसी तरह ये देखिए ये क्लोराइड है तो इसके इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव, इस तरह ये आपस में कनेक्टेड होता है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आपस में हेल्ड टुगेदर होते हैं। कौन सी फोर्सेस के दरमियान होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये हमारा आयनिक कंपाउंड है, इसको आपने स्टडी करना है। नेक्स्ट हम वो इसी के आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज करते हैं, ठीक है। हमने कहा था कि हमने इसके अंदर प्रॉपर्टीज, अब आपने प्रॉपर्टीज लाजमी याद करनी है। एक में से एक सवाल आ जाता है कि बताओ आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या है, या कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मतलब खसूसियत क्या है, ये आयनिक कंपाउंड्स ये क्या रखते हैं, देखते हैं। पहले है आयनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अभी हम बात करना है कि क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड बना रहे होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स की पहली प्रॉपर्टी, आयनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट, वो कहता है जब ये सॉलिड स्टेट के अंदर हो, हैव नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, यानी उसमें से क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या कहते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके। तो कहते हैं जब ये आयनिक या सॉलिड फॉर्म में होता है आयनिक कंपाउंड, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता। तो हैव नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, तो उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स ना होने के बराबर है। बट दे आर गुड कंडक्टर्स, वो कहता है लेकिन ये गुड कंडक्टर्स हैं कब? इन सॉल्यूशन फॉर्म, यानी सोडियम क्लोराइड का अगर आप सॉल्यूशन बनाते तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसका सॉल्यूशन ना बनाए, सोडियम क्लोराइड को सॉलिड ही फॉर्म में रहने दें, तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस यही होती है कि इलेक्ट्रिक करंट को गुजारने की सलाहियत, ठीक हो गया। तो अगर सॉल्यूशन फॉर्म में होगा आयनिक कंपाउंड तो वो गुड कंडक्टर्स है, अगर सॉलिड फॉर्म में तो वो गुड कंडक्टर्स नहीं है। एंड इन दी मोल्टन फॉर्म या मोल्टन फॉर्म के अंदर, सॉल्यूशन फॉर्म में हो या मोल्टन फॉर्म, मोल्टन फॉर्म पिघले फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्म में ये गुड कंडक्टर्स है, लेकिन सॉलिड फॉर्म के अंदर आयनिक कंपाउंड्स बैड कंडक्टर है। इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, वो कहता है क्यों? हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक करंट पास ही जब होता है जब फ्री आयंस हो, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिक करंट पास कर सके। तो वो कहता है सॉल्यूशन फॉर्म और मोल्टन फॉर्म में इसकी वजह यह है कि उसके अंदर फ्री आयंस मौजूद होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? फ्री आयंस मौजूद। जबकि सॉलिड फॉर्म के अंदर अभी हमने जो लास्ट स्ट्रक्चर देखा है वो अपनी जगह फिक्स होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म बनाए आयनिक कंपाउंड का, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा। किस वजह से? क्योंकि अब उसके अंदर कौन से आयंस मौजूद हैं? फ्री आयंस। फ्री आयंस सॉलिड फॉर्म में मौजूद नहीं होंगे, फ्री आयंस किसके अंदर मौजूद होंगे? या सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर या मोल्टन फॉर्म में। दैट्स व्हाई उनमें से करंट पास हो सकता है, दे आर गुड कंडक्टर्स।
थर्स की जो तीसरी प्रॉपर्टी है, जो हम तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो हम क्या कह सकते हैं, आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होता है। ठीक हो गया। आयनिक कंपाउंड्स है हाई क्योंकि उनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इसके अंदर ज्यादा होती है, तो हमें हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स मिलता है। फॉर एग्जांपल वो कहता है, मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड हैज मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी सोडियम क्लोराइड को अगर 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तब वो क्या होता है, पिघलता है, मेल्ट होता है। एंड अ बॉइलिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट है 1413 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अगर हम उसे 1413 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करें तो वो तब जाके बॉइल होगा। तो आप अंदाजा करा लें, आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना हाई उनका टेम्परेचर है। एज आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ, जैसे हमें पता है कि आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ये हमें पता है कि आयनिक कंपाउंड्स किससे मिलकर बना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो हमें पता है उनके दरमियान कौन सी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस मौजूद है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयन। यही रीजन है कि उनका हाई बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट है और हाई बॉइलिंग पॉइंट। क्यों कि उनके अंदर जो ऑपोजिटली चार्ज आयंस है उनके दरमियान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो उन्हें हेल्ड करते रखती है, जिसकी वजह से वो आसानी से एक दूसरे को छोड़ते नहीं है। इसलिए जब तक हम हाई टेम्परेचर ना दें वो ना बॉयल होंगे ना मेल्ट होंगे। सो अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस फोर्सेस। तो मैंने कहा ना वो फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग होती है तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो फोर्सेस अलग हो जाए और पॉजिटिव अलग हो जाए, नेगेटिव आयंस अलग हो जाए। दैट्स व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे डिसॉल्व इजीली इन पोलर सॉल्वेंट्स। अब इनकी सॉल्युबिलिटी बताते हैं किसमें ही हल पजीर है, किसमें ही हल हो जाते हैं। दे डिसॉल्व इजीली इन पोलर सॉल्वेंट्स। तो ये किसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, वाटर के अंदर आसानी से हम डिसॉल्व कर लेते हैं। Water has high dielectric constant that weakens the attraction between ions। वो कहता है वाटर के पास खुद एक, हमें पता है पोलर सॉल्वेंट है, उसका खुद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, तो वो क्या करता है, इन आयंस की अट्रैक्शन को कमजोर कर लेता है। इनके आयंस की अट्रैक्शन क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो आयनिक कंपाउंड्स किस में डिसॉल्व होते हैं, पोलर सॉल्वेंट। किसके अंदर, पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। तो कहता है कोवलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर होगी बात, आयनिक कंपाउंड्स किससे मिलकर बने होते हैं, नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। और जबकि कोवलेंट कंपाउंड्स किससे मिलकर बने होते हैं, मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल दैट आर फॉर्म्ड बाय। और हमें पता है कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनता है, दैट आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देयर एटम्स। कि एटम्स के दरमियान एक म्यूचुअल शेयरिंग होती है, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो उसके नतीजे में हमें क्या मिलता है, कोवलेंट बॉन्ड्स मिलते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स, अब वो कहता है कोवलेंट कंपाउंड्स किससे मिलके बने होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर नॉन मेटल्स। ये हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो मेटल्स नहीं बनाती कोवलेंट कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स कौन बनाते हैं, नॉन मेटल्स। और कौन कौन से ग्रुप्स इसके अंदर हमने देखे थे, ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स मोस्टली क्या बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कोवलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर नॉन मेटल्स, यानी नॉन मेटल्स 2 या उससे ज्यादा मिलके क्या बनाती हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन की मिसाल ली उसमें, फिर उसने कहा CH4 मीथेन, एक कार्बन हो गया और 4 हाइड्रोजन, फिर आ गए कि कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन। तो ये सारे क्या है, कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सारे क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है। ये किससे मिलके बने होते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं बनता, कोई नेगेटिव, सिर्फ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, बराबर शेयर भी हो सकते हैं। और जिस तरह हमने नॉन पोलर में कहा था कि इक्वल शेयरिंग होती है, और पोलर कोवलेंट कंपाउंड में कहा था नॉन इक्वल शेयरिंग होती है। तो इस तरह कोवलेंट कंपाउंड बनता है। वो कहता है लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड्स आर गैसेस।
कि जिन ऐसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर मास कम है, हमने पढ़ा था ना मॉलिक्यूलर मास पहले चैप्टर में, कि मॉलिक्यूलर मास जिनका कम होगा, यानी मॉलिक्यूल का वजन, मॉलिक्यूलर मास जिनका कम होगा वो क्या होंगी, यूजुअली गैसेस होंगी और लो बॉइलिंग लिक्विड्स, और ऐसे लिक्विड हो सकते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, कम हो। अब भाई समझ, यानी लो मॉलिक्यूलर मास होगा उन कंपाउंड्स का, कोवलेंट कंपाउंड्स का, तो जैसे मीथेन, ये गैस है CH4, इसका मॉलिक्यूलर मास मैं बताऊं, कार्बन का 12 हो गया, हाइड्रोजन 1 है और 4 एटम है, तो 4 और 12 16, तो देखो कम है ना, 16 मॉलिक्यूलर मास कम है, तो इसलिए ये CH4 गैस होती है। ठीक हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, H2SO4 लिक्विड है। ठीक हो गया। तो ये इस तरह हम कह सकते हैं कि जिनका मॉलिक्यूलर मास कम हो, जिनका मॉलिक्यूलर मास क्या हो, कम हो, वो गैसेस होती हैं या लोअर बॉइलिंग लिक्विड, यानी ऐसे लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो। कॉन्ट्रेरी टू इट, लेकिन वो कहता है इसके अलावा अगर इसके बरक्स देखें, हायर मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड्स आर सॉलिड, यानी जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा वो यूजुअली क्या होंगे, सॉलिड्स होंगे। ये बात है, जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर कंपाउंड होगा वो उतना क्या होगा, सॉलिड होगा, उनमें एटम्स ज्यादा होंगे, उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो बेसिकली वो क्या होगा, सॉलिड होगा। जनरल प्रॉपर्टीज शोन बाय कोवलेंट कंपाउंड, अब इसकी हमने प्रॉपर्टीज देखनी है कोवलेंट कंपाउंड की, कौन कौन सी इसकी जनरल प्रॉपर्टी। तो 4 प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली, इनको हम देखते हैं। ये मैं इधर 30 थर्ड लिस्टा, तो ये 3। पहला है दे हैव यूजुअली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। वो क्या कहते हैं कि इनके यूजुअली देखे जाए तो लो मेल्टिंग होते हैं पॉइंट्स और लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स हमने कहा था कि वो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर ये है कि दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट है दे आर यूजुअली बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, यूजुअली बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बहुत कम होती है या ना होने के बराबर होती है। दी कंपाउंड्स हैविंग पोलर कैरेक्टर, लेकिन ऐसे कंपाउंड जो पोलर हो, जिनका कोवलेंट कंपाउंड यानी पोलर कोवलेंट कंपाउंड हो, पोलर नेचर हो, इन देयर बॉन्डिंग आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो क्या हो जाते हैं, कंडक्टर ऑफ, जैसे पानी की मिसाल ले लो, पानी हमें पता ना पोलर कोवलेंट, तो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। When they dissolve in polar solvent, अगर हम उनको पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व कर दें, और ऐसे कंपाउंड जो पोलर नेचर में हो तो उनका क्या कहते हैं, वो गुड कंडक्टर बन जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो पहला पॉइंट तो था लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा है कि वो यूजुअली बैड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से पास नहीं होती। लेकिन अगर कुछ कंपाउंड पोलर नेचर के हो, पोलर नेचर अगर वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दें तो वो क्या हो जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। तो हमारे पास तीसरा पॉइंट है कि दे आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। याद है आयनिक कंपाउंड का हमने कहा था कि वो किसमें होते हैं, वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। लेकिन वो कहता है जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, जब वो कहता है जो कोवलेंट कंपाउंड्स है दे आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर, ये कोवलेंट कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल हल पजीर नहीं होते, हल नहीं हो सकते। बट आर सॉल्युबल, लेकिन सॉल्युबल हैं किसके अंदर, नॉन पोलर नॉन एक्वस सॉल्वेंट, यानी जो पोलैरिटी ना हो जिसकी, जैसे वाटर तो पोलर है ना, इसमें प्लस चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव ऑक्सीजन, लेकिन ये उसमें डिसॉल्व नहीं होंगे, बल्कि उसमें होंगे जो नॉन पोलर होंगे, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ये कौन से सॉल्वेंट है, बेंजीन में सॉल्व डिसॉल्व हो सकते हैं, ईथर में ये डिसॉल्व हो सकते हैं, अल्कोहल। तो ये सारे जो है ना, ये है नॉन पोलर, इनको हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड्स। बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, अल्कोहल। पोलर सॉल्वेंट कौन सा हो गया, जैसे वाटर हो गया। ठीक है। तो ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे कोवलेंट कंपाउंड, बल्कि ये डिसॉल्व होंगे नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल एंड एसीटोन। लार्जर, लास्ट है हमारी प्रॉपर्टी, लार्ज मॉलिक्यूल्स विद 3 dimensional bonding form covalent crystal which are very stable and hard, they have very hard। वो कहते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं विद 3 dimensional, ऐसे कि जो 3 dimensional स्ट्रक्चर बनाए,
वो स्टेबल भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं। वो स्टेबल भी होते हैं और वो हार्ड भी होते हैं, और दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। यानी अगर जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना रहे हो तो कोवलेंट क्रिस्टल हो, तो वो क्या कहलाते हैं, वेरी स्टेबल भी होते हैं और हार्ड सख्त भी होते हैं। दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। स्टार्ट में हमने पहला किया था दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी कंडीशन आ गई ना कि द लार्ज मॉलिक्यूल, एक तो लार्ज मॉलिक्यूल हो, ऊपर से 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग हो, हर तीनों डायमेंशनल से क्या हो, बॉन्डिंग हो मॉलिक्यूल के अंदर, तो फिर वो क्या कहते हैं, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट रखेगा और बॉइलिंग पॉइंट रखेगा। क्लियर हो गई, ये इसकी प्रॉपर्टीज है कोवलेंट कंपाउंड्स की। ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किए। अब आ जाते हैं पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड। पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स हम ये पढ़ चुके हैं। एज डिस्कस अर्लियर, द पोलैरिटी इन अ केमिकल कंपाउंड इज ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बात हो गई है, ऑफ द बॉन्डिंग एटम ऑन द पोलिंग स्केल। एक स्केल है, फ्लोरीन हैज बीन, ये एक ऐसा स्केल है जहां पर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देते हैं कि इस एलिमेंट की ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इस एलिमेंट की ये। तो फ्लोरीन हैज बीन गिवन एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी फ्लोरीन की जो वैल्यू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो है 4.0। आप खुद देख लो 4.0 ज्यादा वैल्यू, यानी फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स में अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4.0 जो सबसे ज्यादा है। The values for other elements are calculated relative to it. अब जो दूसरे एलिमेंट्स है उनकी उन्होंने कैलकुलेट की है, इससे रेफरेंस देखकर उन्होंने वैल्यूज निकाली। अब वो कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन पोलर एंड पोलर कोवलेंट कंपाउंड डिफर टू सम एक्सटेंट। अभी हमने डिफरेंस, हमने ओवरऑल बात की है कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी। अब वो कहता है पोलर और नॉन पोलर की कुछ हद तक ना डिफरेंट है ये प्रॉपर्टी, हम कह सकते हैं। Non-polar covalent compounds usually do not dissolve in water. वो क्यों? क्योंकि वो सेम एटम्स होते हैं, पढ़ा था ना हमने कि नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स यूजुअली डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, क्योंकि वो सेम एटम होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जब चार्ज नहीं होता तो वाटर में क्यों डिसॉल्व होंगे? क्योंकि वाटर तो ऑलरेडी चार्ज पार्टिकल होता है, क्योंकि उस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन, और वो पोलर कंपाउंड है, वाटर खुद पोलर कंपाउंड है। तो जो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड होंगे वो वाटर पोलर में क्यों डिसॉल्व होंगे? नहीं होंगे ना, ठीक है। वाइल जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, जैसे पोलर कोवलेंट जिसमें चार्जेस आ जाए, पार्शियल पॉजिटिव आ जाए, पार्शियल नेगेटिव हो जाए, यूजुअली डिसॉल्व इन वाटर। तो ये डिफरेंस है। आप ये कह सकते हैं कि सर जो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो वाटर में डिसॉल्व हल नहीं हो सकते, जबकि जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। सिमिलरली एक और डिफरेंस है, नॉन पोलर कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो नॉन पोलर के जो कंपाउंड्स होंगे वो यूजुअली डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास नहीं कर सकती। बट एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोलर कंपाउंड, लेकिन एक पोलर कंपाउंड और उसका हमने सोल्यूशन बना दें तो यूजुअली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। किसकी वजह से? आयंस की फॉर्मेशन की वजह से। तो इन आपको अगर मैं सवाल करूं कि अभी कहता हूं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पोलर कंपाउंड्स एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड, तो आप कहोगे सर जो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, पहला फर्क तो ये कि वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, वाटर में हल पजीर नहीं है। दूसरा आप कहोगे कि सर जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स है वो वाटर में यूजुअली डिसॉल्व हो जाते हैं अगर, ठीक है, वो फिर दूसरा डिफरेंस है, आप कहोगे सर जो नॉन पोलर कंपाउंड्स है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, वाइल वो जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स अगर किस फॉर्म में आ जाए, सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाए, तो वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स। ये याद है ना लोन पेयर का, जब भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करेंगे हम कहेंगे डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हमने NH3 का H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन देखा था, फिर हमने NH3 का BF3 के साथ, तो सारी एग्जांपल किसकी थी? कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड की। वो कहता है देयर प्रॉपर्टीज आर मोस्टली सिमिलर टू दोज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, क्योंकि वो कहता है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो तकरीबन सिमिलर होती है कोवलेंट कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल कंपाउंड्स के साथ। एज द
इनका जो न्यूक्लियाई होता है, इन दिस कंपाउंड्स आर हेल्ड बाय शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर दे डू नॉट फॉर्म आयंस इन वाटर। वो कहता है ये मगर कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स आयंस नहीं बनाते वाटर में। वो क्यों? कि उनका जो इनका बॉन्डिंग जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो कंपाउंड्स का होता है, तो दे आर हेल्ड बाय शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो न्यूक्लियाई होता है न्यूक्लियस इनके कंपाउंड्स के अंदर, वो किसके साथ हेल्ड टुगेदर होता है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके साथ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हेल्ड करता है उससे, जिसकी वजह से आयंस उसके फ्री नहीं हो सकते। ड्यू टू देयर कोवलेंट नेचर दे फॉर्म सॉल्यूशंस इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। वो कहता है कोवलेंट नेचर की वजह से ये डिसॉल्व होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, या दे फॉर्म सॉल्यूशंस इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन कौन से थे? हमने पीछे भी पढ़ा था, बेंजीन हो गया, एथेनॉल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। और वो कहता है एंड आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, और वो कहता है वाटर के अंदर ये लेस सॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबल किसमें हो जाएंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। इथेन हो गई और जैसे बेंजीन हो गई, एथेनॉल हो गया, एल्डिहाइड, उसमें डिसॉल्व है, वाटर में बहुत कम। यूजुअली दे आर रिजिड कंपाउंड्स विद द डाइपोल। वो कहता है ये एक सब कंपाउंड्स होते हैं, हार्ड होते हैं, विद द डाइपोल, डाइपोल के साथ, यानी चार्जेस नुमा जो डाइपोल बनता है उसके साथ ये कंपाउंड्स होते हैं। हमारे कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स की भी प्रॉपर्टीज है, तो ये प्रॉपर्टीज इनकी देख लेना। लास्ट हमारा है मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स हैव कॉमन प्रॉपर्टी। मेटल्स तो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी हर हाल में। मेटल्स है कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिंग हीट, भी कंडक्ट कर सकते हैं हीट भी, और दूसरी क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकते हैं। इट गिव्स देम प्राइम रोल इन मेनी इंडस्ट्री, इसलिए इन्हें हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं। मेटल्स देखो ना, आयरन हो गया, ये सब जो धातु होती हैं, इनको हम यूज करते हैं क्योंकि ये हीट भी कंडक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोहा, उसको आप एक सिरे को हीट करें तो कुछ देर बाद आपने नोट किया होगा दूसरे सिरे पर भी हीट अपने आप वो आपको गर्म फील होगा, तो इसका मतलब है उसने हीट को ट्रांसफर किया है, एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट किया है। ठीक है, इस तरह इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं कि जब बारिश आए तो लोहे के खंभों से दूर रहो क्योंकि उसमें से बिजली पास हो जाती है। तो ये मेटल्स होती हैं, ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के भी, और ये हीट भी कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। दे शो मेटेलिक लस्टर, इनमें मेटेलिक लस्टर ये शो करते हैं। दे आर यूजुअली मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। मेलिएबिलिटी क्या होती है? मेलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच virtue ऑफ विच अ मेटल कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स। यहाँ ऐसी प्रॉपर्टी होती है मेटल की जिसको हम शीट्स के फॉर्म में भी रोल कर सकते हैं। वाइट डक्टाइल, वाइट ductility कहते हैं is the property of virtue of which a metal can be drawn into wires, यानी हमसे हम मेटल को शीट्स के अंदर भी रोल कर लें तो वो हो गया मेलिएबल हो गया। और डक्टाइल क्या होगा कि हम उसे तारों की फॉर्म में भी उसे ला सकते हैं, तो वो डक्टाइल हो गई। तो ये दो प्रॉपर्टी है, मेलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। मेलिएबल की प्रॉपर्टी समझ आ गई ना कि हम उसको शीट्स में भी रोल कर सकते हैं, इसलिए मेलिएबल। डक्टाइल हम उसे वायर्स में भी कर सकते हैं। They have usually high and melting point and boiling point। वो कहता है ये melting point और boiling point इनके high होते हैं। Being greater in size, they have low ionization energy and form cations very easily। ये हम पढ़ चुके हैं कि metals का साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी? डिक्रीज, और वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर लेंगे। They are good conductors of heat and electricity, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। In solid and liquid state due to mobile electrons। अब हमारा जो लास्ट है इसका टॉपिक वो है सिंथेटिक एडहेसिव, यानी चिपकने का ये जो लफ्ज सुना होगा, तो ये ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं। सिंथेटिक एडहेसिव कहते हैं ऑल्दो नेचुरल एडहेसिव्स आर लेस एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस, यानी कुदरती तौर पर लेस एक्सपेंसिव होती हैं, बट मोस्ट इंपोर्टेंट एडहेसिव यूज्ड नाउअडेज आर सिंथेटिक एडहेसिव बेस्ड ऑन सिंथेटिक रेजिन्स होता है उनके अंदर, एंड रबर्स ग्लू टाइप आपने देखा होगा वो चिपकाने में मदद करती है। तो ये एडहेसिव्स कहते हैं जो चीज मजबूती से चिपकाए रखे, उन्हें एडहेसिव्स कहते हैं। एडहेसिव बेस्ड ऑन सिंथेटिक रेजिन्स, वो रेजिन्स की बेस पे बनते हैं।
और रबर्स एक्सेल इन वर्सटैलिटी एंड परफॉर्मेंस। सिंथेटिक एडेसिव जो हम इन्हें बनाते हैं वो सिंथेटिक कहलाते हैं, जो हम इंडस्ट्री में बना रहे होते हैं। कैन बी प्रोड्यूस इन अ सफिशिएंट सप्लाई विद यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज एंड दे कैन बी मॉडिफाइड इन मैनी वेज। वो कहता है हम सिंथेटिक पे एडेसिव्स को काफी क्वांटिटी में बना सकते हैं और उनको मॉडिफाई कर सकते हैं हम जरूरत के मुताबिक डिफरेंट वेज के अंदर। द पॉलीमर्स और रेजिन्स यूज्ड इन सिंथेटिक एडेसिव फॉल इनटू टू जनरल। वो कहता है कि अभी सिंथेटिक एडेसिव्स किस चीज से मिलके बने होते हैं, तो वो कहता है पॉलीमर्स हो सकते हैं, पॉलीमर्स होते हैं और रेजिन या रेजिन्स यूज होते हैं इनकी सिंथेसिस के लिए। पॉलीमर्स और रेजिन फॉल इनटू टू, उनके अंदर दो कैटेगरीज हैं। पहली है थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग्स। पहली फॉर्म क्या है, थर्मोप्लास्टिक, एंड सेकंड है थर्मोसेटिक। वन फॉर्म ऑफ पॉलीमर यूज्ड इंडस्ट्रियल इज एपॉक्सी एडेसिव। एपॉक्सी एडेसिव वो कहता है एक और इंडस्ट्रियल की ये जो फॉर्म है जिसे यूज करते हैं, यानी ये पॉलीमर की किस्म है। वन फॉर्म ऑफ पॉली यूज्ड इन इंडस्ट्रियली इज एपॉक्सी एडेसिव, जो कि हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं ट्रक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और काफी चीजें हैं जिनके हम मटेरियल्स को जोड़ने की जरूरत पड़ती है, पार्ट्स को जोड़ने के लिए। तो ये एडेसिव मटेरियल सिंथेटिक तौर पे हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये इसका भी, इसके आगे भी 3-4 लाइनें वो वही बता रहा है ट्रक्स वगैरह की, ये एयरक्राफ्ट वगैरह, उसमें हम ये यूज करते हैं एपॉक्सी एडेसिव। तो ये मटेरियल आपने पढ़ लेना है, इसकी साइट की सारी इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ लेनी है। तो एक अच्छा सा पढ़कर आपने इसको ऐसे पढ़ना होता है कि चैप्टर जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो ना तो आपको इजी लगे और आप वो एक्सरसाइज कंप्लीट करना। तो सिंथेटिक एडेसिव, इसमें अक्सर डेफिनेशन तो ये आ जाती है कि कौन कौन से पॉलीमर्स हैं जो हम यूज कर रहे होते हैं, या उनकी कैटेगरी, जैसे थर्मोप्लास्टिक हो गया, थर्मोसेटिंग्स हो गया, और इस तरह की बात ये पूछ सकते हैं। बाकी आपने इसको देख लेना है। मैटर्स, ये प्रॉपर्टीज आपने मैटर्स की जो इसको सारी याद करनी है, इनमें से सवाल आ सकता है और ये आपको पता होने चाहिए। कोई आपसे पूछ ले कि मैटर्स की प्रॉपर्टीज क्या है तो वो आप आसानी से ही बता सकें। इसी तरह कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स की पूछी जाए तो वो आप आसानी से इजीली उसको बता सकें कि ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स है। और ये इसके अलावा पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स, ये भी हम पढ़े हैं। तो कोवलेंट कंपाउंड, इन सब कंपाउंड्स की डेफिनेशन, उनकी प्रॉपर्टीज, उनमें फर्क कि कौन से ज्यादा हाई होते हैं, किसका मेल्टिंग पॉइंट है, कौन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, किसमें से हीट पास हो जाती है। तो ये आसानी से आप आप लोग अपना क्लियर कर लें। असाइनमेंट भी आपकी यही है, मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दे देता हूँ कि आपने हर आयन, जैसे आयनिक कंपाउंड है, इसकी 2 एग्जांपल्स आपने ढूंढनी है अपनी रोजमर्रा जिंदगी में। इसी तरह कोवलेंट कंपाउंड्स की 2, क्योंकि हम सारे एग्जांपल पीछे करके आए, आपने 2 एग्जांपल्स कोई भी चूज करनी है। इसी तरह आपने कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स की 2 एग्जांपल, फिर मेटल्स की 2 एग्जांपल। फिर आपने एक टेबल बनानी है। एक तरफ आप ये सारी, फॉर एग्जांपल आपने टेबल बनानी है तो एक तरफ आपने सारे कंपाउंड, जैसे आयनिक कंपाउंड की हेडिंग डाल देनी है, फिर कोवलेंट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट, मेटल, फिर आपने यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिखनी है उनकी जब, और फिर हर कंपाउंड की कम से कम 3 प्रॉपर्टीज आपने उनके सामने लिखनी है। उसका फायदा ये होगा कि आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं होगी, वो टेबल देखोगे आपको समझ आ जाएगी। आयनिक कंपाउंड है, इसकी ये प्रॉपर्टी है, कोवलेंट कंपाउंड है, इसकी ये। तो 3 प्रॉपर्टी आप लोगों की असाइनमेंट है, इसे आप खुद करेंगे तो आपको ये इतना रट्टा लगाने की या ज्यादा पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इजीली इसको पढ़ लेंगे। अब तक नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, सॉल्व एक्सरसाइज, और फिर हमारा ये चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।